हाय एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का जो एग्जामिनेशन चल रहा है पार्ट 3 का 18 से स्टार्ट हो गया है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एग्जामिनेशन के लिए। पार्ट 3 का एग्जामिनेशन जो हो रहा है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और जो आप पढ़ के तैयारी किए हो उसी आधार पर एकदम लिखना है अच्छे से। बहुत सारा ट्रिक भी मैंने बताया है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो आपने जो पढ़ा उसको लेकर अपना आत्मविश्वास भरपूर रखिए। आपने मेहनत किया है तो परीक्षा भी अच्छा होगा और बाद में जब आपका परीक्षा फल आएगा तो वो भी आपके अनुकूल ही होगा। आगे की तैयारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बार फिर LNAB पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट GES का फिफ्थ सेट 4 सेट इससे पहले ऑलरेडी अपलोड हो गया है। इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का GES का MCQ होता है। 8 अप्रैल से आप लोग का GES का एग्जामिनेशन साइंस कॉमर्स आर्ट्स का स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। 50 से 150 क्वेश्चन मैं इस सेट में करवाऊंगा, अगले सेट में फिर 50 क्वेश्चन, क्योंकि हर एक सेट जितना भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ उसमें 50 क्वेश्चन में ला रहा हूँ और उसका डिटेलिंग के साथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझा रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और जितना मैं तैयारी करवाऊँगा, अगर उतना तैयारी करके जाते हो तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपको सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोग सेक्शन ए पे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है जो इम्पॉर्टेंट है कि राइटर ऑफ रश्मिरथी, तो रश्मिरथी के जो है लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा थोड़ा आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि MCQ जो होता है उसमें आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे रश्मिरथी के बारे में पूछ दिया तो आपको पूछ सकता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था, कब वो वाइस चांसलर बने थे। इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको गैदर करना है, ये आपका काम है। कुछ कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना मेरे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, अभी आपकी द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है और 15 नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले आपके कौन थे? रामनाथ कोविंद साहब, और अभी द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे भारत की राष्ट्रपति है। तीसरा क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट? कौन एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है स्टेट का? सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्टेट का 4 एसेंशियल एलिमेंट होता है स्टेट का, जिसमें एक होता है पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटोरी, तीसरा है गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज सोवरनिटी। 4 एसेंशियल एलिमेंट है। तो इसमें देखो आपको डेमोक्रेसी, क्या इस 4 में डेमोक्रेसी आता है? नहीं। इसका मतलब ये डेमोक्रेसी जो होगा ये नहीं होगा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। 4 मैंने बताया आपको, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरनिटी। सोवरेनिटी जो है, सोवरीन का मतलब क्या होता है? सोवरीन का मतलब होता है स्वाधीन। इट इम्प्लाइज दैट स्टेट हैज इट्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और पावर। अपना खुद का एक मतलब क्या, एकदम आज़ाद अथॉरिटी और पावर है, विदाउट एनी अदर इंटरफेरेंस, मतलब कि बिना किसी अदर के हस्तक्षेप के। ये सोवरीन बोलते हैं ना कि इंडिया इज ए सोवरीन, एक्सटर्नल सोवरीन, इंटरनल सोवरीन, मतलब नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इंडिया। भारत को कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता है, अभी रूल नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर जो साइन हुआ था उस टाइम पे, देखो एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है पूछ दे कभी भी, आपको कहीं भी ये काम देगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर जो साइन हुआ था उस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली जो थे वो क्या थे? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर इन्हीं का सिग्नेचर है, याद रखना है आपको। तो देखो, सोवरेन का मतलब मैंने बताया, एक इंटरनल सोवरेन होता है, एक एक्सटर्नल सोवरेन होता है। भारत अपने देश में चुनाव कंडक्ट करवा सकता है, जैसे अभी देखो, अभी लोकसभा का इलेक्शन आपका 2024 में होने वाला है। हर 5 साल पे इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है लोकसभा का। वैसे ही विधानसभा का भी होता है, और राज्यसभा का तो कहने का मतलब परमानेंट होता है उसका टेन्योर। हालांकि उसके मेंबर का टेन्योर 6 वर्ष का होता है और हर 1/3 मेंबर 2 साल पे रिटायर कर जाता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गया जिसको आपको पता रहना चाहिए। तो देखो, बिना किसी हस्तक्षेप के सोवरेन का मतलब हुआ इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री, ना किसी अदर कंट्री का डोमिनियन है ना, बट इट इज सोली अ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जो कि 15 अगस्त से पहले नहीं था, अब हो चुका है। स्टेट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? स्टेट के बारे में आपको संविधान के आर्टिकल 12 में दिया गया है, इन द आर्टिकल 12।
याद रखना है आपको। इट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट रेगुलेट्स सोसाइटी, जो सोसाइटी को रेगुलेट करता है, स्टेट कैसे हम लोग गवर्न होते हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट लॉ एंड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटिकल एंटिटी है स्टेट दैट रेगुलेट्स सोसाइटी एंड द पॉपुलेशन विद इन अ टेरिटरी, मतलब भूभाग के अंदर, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, विद इन अ टेरिटरी, ये रेगुलेट करेगा सोसाइटी को और इसके पॉपुलेशन को। ठीक है, इसको हम लोग स्टेट के डेफिनेशन में ला सकते हैं। अगर हो सकता है शॉर्ट में पूछे स्टेट के बारे में, तो अंडर आर्टिकल 12 इट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट रेगुलेट्स सोसाइटी एंड द पॉपुलेशन विद इन अ टेरिटरी। लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डेमोक्रेसी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है स्टेट का, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, हेंस द ऑप्शन विल बी डी। अगला देखो, वो इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ है, याद रखना है आपको। अगला देखो, इसमें एक और पॉइंट आ सकता है कि बायोलॉजी और जूलॉजी इसके कौन है, तो याद रखना है एरिस्टोटल जो है बायोलॉजी के हैं। पूछे आपको पॉलिटी के कौन है, तो उसके भी एरिस्टोटल है। जरूरी नहीं इकोनॉमिक्स के बारे में पूछे, पॉलिटी भी पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी पूछेंगे तो सोशियोलॉजी का आप देखते हो कि ज़्यादा बार पूछा जाता है, ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो सोशियोलॉजी के क्या है, फादर है, याद रखना है आपको। उसके बाद आपको पूछे ज्योग्राफी के, तो इसके है इरास्टूस्थनेस। ठीक है, और एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ड्यू टू हिज थ्योरी ऑन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब आपने पढ़ा होगा। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज, इसका राइट ऑप्शन आपको एग्जाम में देखो माना जाता है हिंदी, लेकिन एक्चुअल में भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई है ही नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन अभी तक भारत का राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय खेल ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ना ही राष्ट्रीय खेल है। ये बहुत लोगों को शायद नहीं पता रहता है, लेकिन यही फैक्ट है। अब चाहो तो पता कर सकते हो कहीं से भी। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, तो गवर्नर स्टेट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन टू द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं और साथ में सभापति होते हैं राज्यसभा के। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बिना गूगल पर सर्च किए आपको बताना है। व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेट्स टू, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका मिल्क प्रोडक्शन से। और व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, और इसमें कहा गया था कि प्रोवाइड मिल्क टू ऑल। और वर्गीज कुरियन को ही फादर ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री कहा जाता है। देखो, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क और दूध के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको एनिमल के रियरिंग पर, केयर पर ध्यान देना होगा फॉर मोर मिल्क प्रोडक्शन। जब भी आप रियरिंग पे ध्यान दोगे, आप सही से उसका केयर करोगे, देन यू विल गेट मोर मिल्क प्रोडक्शन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन मिल्क रेवोल्यूशन के फादर थे। अगर आपको पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन तो फिर MS स्वामीनाथन। अगर पूछे आपसे ब्लू रेवोल्यूशन, मैं थोड़ा देखो इससे हट के एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो जाता है, लेकिन आपको ये एग्जाम LNMU में पार्ट 3 का एग्जाम जो होगा GS, उसके अलावा आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगा। तो सुनते जाइए। ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर थे डॉक्टर अरुण कृष्णन, और इसको हम लोग नीली क्रांति भी बोलते हैं। जो इंट्रोड्यूस किया गया था नीली क्रांति 1985 के दशक में, मतलब 1985 में। येलो रिवॉल्यूशन के फादर थे सैम पित्रोदा, और ये है ऑयल सीड से, मतलब देखो तेल का रंग पीला होता है तो इसीलिए येलो रिवॉल्यूशन। सीसम हो गया, सीड्स हो गया, ग्राउंडनट हो गया। इसी तरह देखो सिल्वर रिवॉल्यूशन पूछे तो ये पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, जिसमें मुर्गी पालन वगैरह हम लोग करते हैं। पोल्ट्री रिलेटेड टू बर्ड्स एंड बर्ड्स ले एग्स, बर्ड से रिलेटेड है, और आपको पता है कि बर्ड्स अंडा देती है, ले एग्स। इसका जो कहने का मतलब ये आया था, कब आया था सिल्वर रेवोल्यूशन, 1969 से 1978 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय द, किसको कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सो प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं। और इसी तरह अगर आपको ये पूछ दे कि प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलवाते हैं, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाते हैं, तो प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलवाते हैं, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को। चलिए, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच स्टेट, तो सबसे पहले ये राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया था आपका पंचायती राज सिस्टम, नागौर नाम के जगह पे, नागौर राजस्थान में है। चलिए जी, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा पूछ रहा है, टेन्योर ऑफ राज्यसभा तो ये परमानेंट होता है। लोकसभा कितना का होता है, ये 5 साल पे डिसॉल्व हो जाता है। अगर पूछे टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा तो 6 वर्ष का होता है, और हर 1/3 मेंबर 2 साल पे क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है।
नाउ द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट कम इनटू द फोर्स इन द ईयर, ये आया था 2009 में, याद रखना है आपको। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार सबको मिल गया अंडर आर्टिकल 21A बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट के बारे में मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट जो है सो यूएसए से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितना आर्टिकल है अगर आपको पूछे तो फिर 395 आर्टिकल्स आप बोलोगे, लेकिन अगर प्रेजेंट में देखा जाए, ये पहले था, तो अभी प्रेजेंट में आपका 448 आर्टिकल्स है। अगर ऑप्शन में 448 दिखे तो टिक कर देना, अदरवाइज 395 ही पुराना वाला रहेगा। उसके बाद है आपका कि स्केड्यूल कितना है, तो 12 स्केड्यूल है। पार्ट्स कितना हो गया है, तो 25 पार्ट हो गया है। अगर 25 ऑप्शन में मिले तो 25 पे टिक करना, अदरवाइज 22 पार्ट दिखे तो 22 पार्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये इसको टिक कर देना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हम लोग जो प्रियम्बल देखते हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली डिसॉल्व्ड वाले में, और आपका जो ये लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अभी तक टोटल 104 अमेंडमेंट हो चुका है। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट कितने नंबर आर्टिकल में मेंशन है, अंडर आर्टिकल 21A। ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अमेंडमेंट से आया है, और सीधे आर्टिकल 21 रहे इसका मतलब ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगला क्वेश्चन देखो, द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन दैट इज सीवेज वाटर, ज़्यादा कहने का मतलब वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है एक तरह से। द फ्यूल यूज्ड इन द कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर इज, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, आपने सुना होगा। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 92, तो ऐसे आप लिख सकते हो 235 एंड 92 इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज 235। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको पता चल जाएगा। खैर हम लोग उतना फिजिक्स के बारे में नहीं जान रहे हैं, अभी इतना ही देखेंगे जितना जरूरी है। विच स्टेट हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज टिल डेट, अभी तक किसने लागू नहीं करा है पंचायती राज, तो नागालैंड जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है, इसने अभी तक पंचायती राज को लागू नहीं किया है, बाकी सभी स्टेट ने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द लीस्ट पॉल्यूशन व्हेन बर्न्ड, तो सबसे कम पॉल्यूशन क्या करता है, तो ये नेचुरल गैस जो है जब जलाया जाता है तो कम पॉल्यूशन करता है। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर 6 महीना पे पार्लियामेंट को मिलना है, ठीक है। जैसे बजट 3 सेशन होता है पार्लियामेंट में, एक बजट सेशन फरवरी के महीने में आता है, मई के महीने तक चलता है, फिर मानसून सीजन आता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, फिर आता है विंटर सीजन नवंबर से दिसंबर तक। 3 सेशन होता है पार्लियामेंट का एक साल के दौरान, ठीक है, बजट, मानसून एंड विंटर, और 6 महीने पर कम से कम मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उनको मिलना है। विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, तो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक के लिए आपको जापान सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अगर वहीं पूछे फ्लड के लिए, तो फ्लड के लिए आपको इंडिया। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन बिहार, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, तो 38, और यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 75। अगर आपसे पूछे कि डिवीज़न कितना है बिहार में, डिवीज़न तो ये है आपका 9। अगर आपसे पूछे सब डिवीज़न कितना है, तो ये है आपका 101, पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, प्लांट सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, तो इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी तो वो खुद है, तो लाइट में थोड़ी ना करेगा, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को अपने पास रखता है। C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, एंड वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं मैक्सिमम अमाउंट में। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द केमिकल नोमेनक्लेचर ऑफ हार्ड वाटर, तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड जो है D2O, ये नोमेनक्लेचर है हार्ड वाटर का। ओजोन डिप्लीशन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, तो CFC का आपने नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो ओजोन डिप्लीट हो जाता है। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन इंडिया इज, तो फ्लड, सबसे ज़्यादा रिकर होता है कौन सा, फ्लड इंडिया में। अर्थक्वेक कहाँ पे, जापान में, अभी हमने बात किया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर, तो लाइट ईयर का यूनिट क्या है, डिस्टेंस, और एक लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या किलोमीटर के समथिंग आसपास, मीटर ही होता है, हाँ ये वैल्यू होता है लाइट ईयर का, डिस्टेंस इसका ऐसा यूनिट है। द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन इज, इट इज CH4, और यहीं आपको पूछे कि इथेन, तो C2H6। उसके बाद है महामान किनको कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामान कहा जाता है। वो हैज़ रिटन पद्मावत, तो पद्मावत लिखा था आपका किसने, मालिक मोहम्मद जायशी ने, तो राइट ऑप्शन भी 28 का हो जाएगा C। देखो, इन विच ईयर 4G सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, तो 2012 में आपका 4G सर्विस इंडिया में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, याद रखना है आपको। बाय व्हाट नेम इज ब्रह्मपुत्रा रिवर नोन इन बांग्लादेश, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपको जमुना के नाम से, JAMUNA, यमुना नहीं, जमुना के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में आप इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है,
और चाइना और तिब्बत में सैंगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को। ठीक है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा आई थिंक नासिक। हाँ, नासिक इसका राइट ऑप्शन होगा। बिफोर नेशनलाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज नोन एज, इसको हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जानते थे जब इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया कितने ईस्वी में कहने का मतलब बना है, तो 1906 में। ठीक है, और आपका बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 ईस्वी को। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कौन से राज्य का है, तो बिहार का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, तो ऑप्शन विल बी ए। अगला देखो, कौन सोशल सिस्टम के लिए फेमस है, तो मधुमक्खी, बी विल बी द राइट ऑप्शन। द सिंबल रुपया वॉज डिजाइन बाय स्टूडेंट ऑफ, कहाँ के स्टूडेंट थे, तो ये थे IIT बॉम्बे के। हाँ, IIT बॉम्बे के। 35 का राइट ऑप्शन सी होगा। उनका नाम था उदय कुमार। ठीक है, जिसमें रुपया में अमेलगमेट किया गया है देवनागरी के साथ साथ रोमन लैंग्वेज को भी, इससे बना है ये वाला साइन। उदय कुमार नाम के स्टूडेंट जो IIT बॉम्बे के थे। अमृता शेरगिल क्या थी, एक फेमस, इट वॉज अ फेमस पेंटर। ठीक है जी, अमृता शेरगिल वॉज अ फेमस पेंटर। अब देखो, सिटी ऑफ पैलेसेस किसको कहा जाता है, तो कोलकाता को। सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है, कोलकाता को। पिंक सिटी किसको कहा जाता है, जयपुर को। याद रखना ये सब। रियल इज द करेंसी ऑफ, तो ब्राजील का करेंसी है REL, रियल। रियाल पूछे तो वो है सऊदी अरब का, याद रखना है आपको। हेपेटाइटिस किसका डिजीज है, लीवर का डिजीज है। और इसमें क्या होता है, लीवर आपका स्वेलो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाता है लीवर। हेपेटाइटिस आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है आपका बेंगलुरु में। राइट ऑप्शन विल बी बेंगलुरु। अगला देखिए क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है, तो ये है आपका बैडमिंटन से एसोसिएटेड। फेमस शिप टाइटेनिक वाज ऑफ, कहाँ का था, तो ये था आपका ग्रेट ब्रिटेन का। टाइटेनिक बोलते हैं, टाइटेनिक जहाज डूब गया था, तो ये ग्रेट ब्रिटेन का था। ये ब्रह्म समाज फाउंड किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने। कितने ईस्वी में, इट्स 1828 या 1835 के आसपास। हाँ, 1828 में ही। और ब्रह्म समाज आपका हुआ था, ब्रह्म समाज तो हो गया 1828 में, और आर्य समाज हुआ था आपका 1825 में, 75 में, दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में, 1875 ईस्वी। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1875। और राजा राम मोहन रॉय ने करा था ब्रह्म समाज का 1828 में, 1828। अगला देखो, कौन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, दैट वाज भास्कर, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रपोंडेड बाय, ये प्रपोंड किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। GES पर मैं 15 से 20 सेट लाऊंगा। ठीक है, पूरा आपको देखना है। 1000 क्वेश्चन लगभग आपको मैं करवाऊंगा, तो 1000 आपको याद हो जाएगा आराम से। 1000 में आपका 900 क्वेश्चन भी आप याद कर लेते हो, 800 भी याद कर लेते हो, तो 95 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला जितना मैं बताऊंगा। चैनल के साथ आप लोगों को जुड़ जाना है, जो भी लोग चैनल पे नए हैं, ताकि इस तरह का जेन्युइन कंटेंट जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ वो आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको प्राप्त हो सके, आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाह खान वाजा, आपको पता ही है, शहनाई वादक थे और इनको भारत रत्न भी मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कौन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो लकड़ी इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो ऑप्शन विल बी ए, जीवाश्म ईंधन। व्हाट इज जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या है, दिस आर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेड रिमेन्स है उससे बना है आपका जीवाश्म ईंधन। Who was the famous critic of हिंदी लिटरेचर, इनका नाम था नामवर सिंह, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। देखिए, जितना शॉर्ट में डिटेलिंग करना रहता है उतना मैं कर देता हूँ, ज़्यादा आवश्यकता नहीं अभी डिटेलिंग का, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जामिनेशन है, तो जितना हो सकता है पॉसिबल उतना मैंने कर दिया। एक्सप्लेनेशन हर एक वीडियो में लगभग मैं कर देता हूँ। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग सेट 6 को देखेंगे, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, धीरे धीरे करके हमारा सारा GS कवर हो जाएगा। तो मैंने लगभग आपको सारा कंटेंट यहाँ से क्लियर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, चैनल को अधिक से अधिक दूसरे लोगों को भी शेयर कर देना है, और आप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको यूनिवर्सिटी का इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, सब कुछ इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस तरह का जेन्युइन कंटेंट जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वो आपको कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलता है। अपना कमेंट आप अपना राय जरूर आप कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है। आशा कर रहा हूँ आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।